जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यूएशन करने के लिए मैं 1 अगस्त 2023 का द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ, जिसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन सभी को मैं पूरे शुद्ध हिंदी में लेकर के आता हूं। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से एक टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं पूरी तरीके से आपको, आप देखिएगा, पूरा रुक करके देखिएगा लास्ट तक, ये रिक्वेस्ट है मेरा। क्योंकि मैं आपको इसमें, देखिए, ये हमारे प्रीवियस एग्जाम जो है, मेंस एग्जाम जो है, उसका मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी रखा हूँ। ये सारे अलग अलग क्वेश्चन पेपर हैं, तो मैं इन सबको आपको दिखाऊंगा कि जो मैं यहाँ पे टॉपिक रखा हूँ। देखिए आज का जो टॉपिक है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक ये राजनीति में महिला आरक्षण, और दूसरा देख रहे हैं कि BRI, मतलब ये चीन का जो BRI एक पहल है, जो इनिशिएटिव है, वो हम लोग लगातार न्यूज में रहता है। दो ही चीजें रखा हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा एक बहुत रिस्की काम है मेरे लिए, शायद मैं खुद भी थोड़ा सा एक मतलब असमंजस में हूँ कि आप लोगों को कितना पसंद आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देखिए, मैं ज्यादातर भीड़ में विश्वास नहीं करता हूँ। आज के डेट में मैं जितना मेहनत करके इस एक कंटेंट को मैं बनाया हूँ, उतने में मैं 10 कंटेंट, 20 कंटेंट भी मैं बना सकता था। लेकिन ये मेरा जो मेन उद्देश्य है कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ाऊँ। मैं जो हमारे आसपास की जो घटनाएं चल रही हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हो, मैं उसको लेकर के यहाँ पे आने का प्रयास करता हूँ। और उसको बेहतर तरीके से, जितना बेहतर हो सके मैं उसके लिए उतना बेहतर, मतलब उस तरीके से मैं काम कर सकूँ उस पे। और लगातार मैं प्रीवियस ईयर अपने सिलेबस को देख करके चलता हूँ। तो एक बार आप जरूर रुक करके देखिएगा। आपको चाहे आप कभी भी, कितना भी समय तक लगातार आप एग्जाम दे, आपको हमेशा ये जो आपको मैं आज जो बताऊंगा इस टॉपिक के बारे में, महिलाओं से संबंधित जितनी बातें हैं, एक एक चीजें, फैक्ट, एकदम मजेदार चीजें, हर चीज उसमें आपको बहुत बेहतर लगेगा, वो आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल है, आप जा करके जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम में जा करके KLOIS एकेडमी सर्च करेंगे तो वहां आपको दिख जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आप लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक जो जुड़ाव बनता है, उससे ज़्यादा एक आप भी अच्छे से तैयारी करते हैं और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है आप सबके लिए काम करने का। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं ये जो आज का काम खास करके मैं आप लोग को स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप लोग एक बार कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये इस तरीके का जो मैं आज ये जो काम किया हूँ, मैं आज इस ये महिला ये आरक्षण के बारे में जिस तरीके से मैं टॉपिक तैयार किया हूँ, आप लोगों को कितना अच्छा लगा, उस चीज को जरूर बताइएगा। और अच्छे लगने से कोई मतलब नहीं है मेरा, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आपके लिए कितना बेहतर है, आपके एग्जाम के लिए अच्छा है कि नहीं। हम लोग इतना संघर्ष करके मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छा और खराब तो हम लोग को अब देखना नहीं है, हम लोगों को जो सही है हमारे लिए, हमको वही करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका इसका वैल्यू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो राजनीति में महिला आरक्षण है ना, यहाँ पे जो महिला वर्ड है ना, इस महिला वर्ड का बहुत ज्यादा हमारे लिए, हमारे मेंस के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अलग से, और प्रश्न यहाँ पे 2 प्रश्न और है, उसके बाद से मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। देखिए, एक प्रश्न ये है, 2014 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। सीक्वेंस में आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रश्न आते जा रहे हैं यहाँ से, कि हम देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में वृद्धि देख रहे हैं। इसके खिलाफ मौजूदा कानूनी प्रावधानों के बावजूद ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस खतरे से निपटने के लिए कुछ अभिनव उपाय सुझाएं। तो ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद से देखिए, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया के प्रतिष्ठात्मक चरित्र पर सीमित प्रभाव पड़ा है। टिप्पणी कीजिए। ये यहाँ पे 2019 में पूछा गया। मैं आपको अभी जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, और मैं जो आपको एक टॉपिक जो पढ़ाऊंगा, उन सभी का आंसर आप दोगे, मैं गारंटी देता हूँ। बस आप देखना उसको, ठीक है। भरोसा है उतना अपने आप पे, मैं आप कॉन्फिडेंस रख करके ही बोल रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखिए, ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये
मीन्स का क्वेश्चन पेपर है, ये 2021 का है। ठीक है, 2021 का ये प्रश्न पत्र 2 है। तो इसमें आप देखेंगे कि आप यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप देखते हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि विविधता, समता और समावेशी सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं की प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए। फिर से यहाँ पे महिला से एक प्रश्न आ गया है, यहाँ पे पूछ लिया गया, शायद एक और पूछा गया है। हाँ देखिए, एक और प्रश्न यहाँ पे पूछा है। कभी ऐसा देखें आप, इस इंपॉर्टेंस को यहीं पे आप समझ लीजिए। आप यूपीएससी के एग्जाम में, वो भी मेंस में, जिसमें केवल और केवल 20 प्रश्न आते हैं एक प्रश्न पत्र में, उसमें आप एक टॉपिक से 2 प्रश्न देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस जो महिला जिसके बारे में आज पढ़ाने वाला हूँ, सारी जो टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक में आपको 2 प्रश्न मिल रहे हैं। अलग अलग ही रहेंगे ना, लेकिन जो हम लोग एक जो मेन टॉपिक तो एक ही है ना। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सदुदाहरण यहाँ पे स्पष्ट कीजिए। इस तरीके का यहाँ पे एक प्रश्न बनाए। ठीक है, तो मैं इतना ज्यादा वैल्यू क्यों दिया हूँ, मैं ये चीज आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डर भी था कि पता नहीं लोग, मतलब जैसे क्या होता है ना, ऐसे लाइन से अगर दिखता है कि इतने सारे आज करंट अफेयर्स हैं ऐसे, तो अच्छा लगता है, ये प्रचलन हो गया है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि इसको मैं कैसे आप लोग सामने प्रेजेंट करूंगा कि आप लोग उसको समझ पाएंगे। तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं थोड़ा निश्चिंत हो जाऊंगा कि मैं सही कर रहा हूँ, आप लोग उस चीज को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये 2021 का। ठीक है, अब आगे देखिए, और है हमारे पास 2021 का ये प्रश्न पत्र दूसरा है। ठीक है, ये प्रश्न पत्र पहला है। अभी देखिए इसी साल में फिर यहाँ से एक और प्रश्न बना हुआ है। देखिए, मैं संडे को लेकर के आऊंगा वीडियो, मैं पूरा एनालिसिस करूंगा सारी क्वेश्चन का। अभी मैं प्रीलिम्स का कर रहा हूं, मैं धीरे से मेंस का भी करूंगा। ठीक है, अभी प्रीलिम्स का ही हम लोग देखेंगे कंटिन्यू। देखिए यहाँ से 10वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। देखिए गिग इकोनॉमी, इस तरीके का वर्ड वगैरह पे हम लोग ध्यान देते हैं ना, तो सेम यहाँ पे वही चीजों से एक पूछ लिया गया कि ये जो गिग इकोनॉमी है, अब इसका थोड़ा सा मतलब बस मैं यहाँ पे ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको, मैं आगे उसमें ही बताया हूँ। तो गिग इकोनॉमी हम लोग उसको नॉर्मली जिसको बोलते हैं कि एक खुली बाजार, एक मतलब वहां पे महिलाओं के लिए भी खुला बाजार वहां पे वो रखना, मतलब मार्केटिंग के मतलब एक तरीके से मार्केटिंग के क्षेत्र में। ठीक है, मार्केटिंग के क्षेत्र में महिलाएं भी आगे बढ़ करके जो है यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करें, और मतलब एक तरीके से ये लोग भी आगे बढ़े, इनको आगे बढ़ाने के लिए ये गिग इकोनॉमी जैसा ये कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया था। ठीक है, कि महिलाएं भी बिजनेस करें और अपने आप को और आर्थिक रूप से सशक्त करें, ये सब चीजों को बढ़ाने के लिए ये सब लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न बन गया था। ठीक है, देखिए ये एक प्रश्न बना यहाँ, और कुछ थोड़ी है इसमें, और नहीं है शायद। तो ये 2021 का हो गया। अब 2020 में देखिए, 2020 में भी प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से आपको दिखाता हूं। देखिए, एक आयोग के यहाँ पे संविधानिकीकरण के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक हैं? क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिकता प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय एवं सशक्तिकरण और अधिक सुनिश्चित करेगा? कारण बताइए, 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो इस तरीके का एक प्रश्न यहाँ से बना हुआ है। 2020, 2021, ठीक है, 2022 में मैं इस चीज को बहुत अच्छे से देखा समझा, हो सकता है अगर बाई चांस मैं नहीं देख पाऊँ अलग मैटर है, लेकिन मैं जितना देखा समझा तो 2022 में इससे प्रश्न नहीं बना है। ठीक है, मेरे हिसाब से 2023 के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कारण ये है क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो मणिपुर हिंसा, फिर आप देख रहे हैं कि महिला आयोग जो है लगातार चर्चे में है, उनका एक प्रासंगिकता पे बात चल रही है। फिर आप देख रहे हैं कि महिलाओं के आरक्षण से रिलेटेड बहुत ज्यादा अभी चर्चा चल रही है।
तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो इस साल अभी जो है महिलाओं से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है अब टॉपिक। तो 2023 और 24 के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और मैं जिस तरीके से अभी आपको टॉपिक देने वाला हूँ, जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग जिस तरीके से पढ़ेंगे वो आप हमेशा काम आएगा। देखिए कोई भी चीज़ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उतने को पढ़ लेंगे तो आप हर चीज़ कर लेंगे, हाँ, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इसमें अब केवल आपको एक एक दो दो पॉइंट किसी चीज़ का वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा बस। लेकिन ये जो मैं आपको आज जो समझ इस चीज़ के लिए बनाऊंगा, समझ लीजिए कि आपको यहाँ से 10 से 20 प्रश्न आपका हमेशा रिजर्व रहेगा और बहुत अच्छे से आप प्रश्न लिख पाएंगे, बहुत अच्छे से, ठीक है, सामान्य लोगों से बहुत अच्छे से, अगर आप थोड़ा सा फोकस करके समझेंगे। देखिए समझना आपके ऊपर है ना, तो हर चीज़ तो मैं पूरा नहीं कर सकता, आप लोग कितना समझेंगे मैं तो आप लोगों को बता दूंगा हर चीज़, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। आप लोगों को किस तरीके से आप उसको ले रहे हैं, कितना ज़्यादा अपने अंदर उसको एक जो जो होता है ना, किसी भी चीज़ को आप कितना बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उसको कितना अच्छे से आप याद रख पाएंगे, कितना अच्छे से उसको उसका यूज कर पाएंगे आप, है ना। तो उस हिसाब से मैं सारी चीज़ों को आपको दूंगा और आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज करते हैं उसको। देखिए अभी मार्च 2023 में जो है अभी ये राजनीति में जो महिलाओं का आरक्षण से संबंधित जो मुद्दा है वो लगातार मार्च 2023 से चल रहा है, ठीक है। आज भी कल भी लगातार न्यूज में रह रहा है ये चीज, लेकिन मैं कभी नहीं बताया। मैं इसलिए नहीं बताया इससे पहले क्योंकि मेरे हिसाब से जो है, मैं जिस टाइप से मैं सोच रहा हूँ, मेरा एक यूनिक हर चीज है और मैं ये मान करके चलता हूँ, मैं अपने आप पे विश्वास भी रख रहा हूँ उतना। देखिए इतना दिन से चल रहा था लगातार, लेकिन मैं नहीं कर रहा था क्योंकि ये टॉपिक जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताया कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस तरीके से देख करके चल रहा था और मेरे पास वैसा कंटेंट अभी नहीं मिल पा रहा था। आज मैं आपको हर एक चीज़ इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो मामला चल रहा है लगातार जो है, ये एक तरीके से जो ये मार्च 2023 से लगातार चल रहा है कि आरक्षण हम लोग को दिया जाए, महिलाओं को भी उस तरीके से समान आरक्षण दिया जाए। समान भी नहीं, ये लोग तो एक परसेंटेज में ही मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ पे भूख हड़ताल वगैरह ये सब चीजें चल रही हैं, ठीक है। और साथ ही आप मणिपुर का जो घटना देख रहे हैं, ये भी काफी मतलब एक बहुत ज्यादा मतलब महिलाओं के प्रति जो एक अभी जिस तरीके से दृष्टिकोण बन रहा है पूरा वर्ल्ड लेवल पे, है ना, तो ये बहुत खराब स्थिति है। तो ये इसके कारण से भी जो है हम लोगों का यहाँ पे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और देखिए ये केवल छोटा सा घटना, जैसे ये घटनाएं देख रहे हैं, तो केवल इतना ही नहीं है, मैं इसलिए मैं बोला केवल महिला को बीच केंद्र में हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अब हम लोग पास कितने सारे प्रश्न और कितने सारे नजरिए बन जाते हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे हमारे लिए प्रश्न बनने का यहाँ संभावना यहाँ पे दिखने लगता है। जैसे देखिए महिलाओं के अधिकार से संबंधित अब यहाँ पे प्रश्न उठेगा, इसमें लैंगिक असमानता, राजनीतिक असमानता, यौन उत्पीड़न, भ्रूण हत्या या फिर ये लिंग चयनात्मक गर्भपात, घरेलू हिंसा, अनैतिक व्यापार और संविधान के आदर्शों का उल्लंघन। देखिए ये भी इसके साथ जुड़ जाता है क्योंकि अब संविधान में जब आप एक सरल सा मैं अगर भाषा में बोलूँ तो हम लोग समानता का एक बात उसमें रखा गया है, लेकिन हम लोग समान उस तरीके से अगर महिला और पुरुष को लेकर के चले देखे एक नजरिए से, तो हम लोग को वो समानताएं नहीं दिखती हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे संविधान के ऊपर भी ये उल्लंघन तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे अच्छे से। और देखिए आपको फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत, ठीक है, सामान्य अध्ययन, ये अभी आप देखे जितना प्रश्न में आपको दिखाया वो सब सामान्य अध्ययन 1 के अंतर्गत ये सब चीजें हैं, जिसमें ये आपको समाज दिखेगा, समाज के अंतर्गत ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। वहीं पे सामान्य अध्ययन 2 के अंतर्गत प्रश्न पत्र 3 में आप देखेंगे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ये शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, ये सब चीजों में शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं और सामाजिक न्याय तो रहता ही, तो यहीं से ये सब प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए एकदम जितना भी समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं अपने हिसाब से मैं पूरा कोशिश करूंगा। जब इतना मेहनत करके लाया हूं तो फिर समझाने में आपको कंजूसी नहीं करूंगा, मैं पूरे अपने हिसाब से समझाऊंगा। बस आप लोग ना एकदम ध्यान से समझिएगा पहले बातों को, ठीक है। बाकी तो हर चीज आपको मिल ही जाता है, पीडीएफ हर चीज मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट्स भी बना लेंगे अच्छे से, लेकिन एक बार अच्छे से समझिएगा, ठीक है।
देखिए, जो महिला आरक्षण के बारे में सबसे पहले हम लोग महिला आरक्षण से ही शुरुआत करेंगे, फिर बाकी चीजें जो हैं अदर जो हैं उसको हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और लगातार सीक्वेंस वाइज चलेंगे समझते हुए, ठीक है। अब महिला आरक्षण से संबंधित जो है मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है, तो हम लोग इसको कॉन्सेप्ट में लेकर के चलते हैं। तो जो महिला आरक्षण जो बिल है जिसके बारे में ये लोग इतना ज्यादा अभी के लिए अभी जो आंदोलन जिस तरीके से कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, तो उसका जो है एक ऐतिहासिक जो घटना है वहां से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम लोग हमारा भारत जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले का 1931 का ये घटना है, ठीक है। उस समय भी कुछ महिलाएं हमारे भारत में, मतलब हमारे जो अभी जब हम लोग आजाद होंगे और उसके बाद से जब हमारा संविधान बनेगा, उस समय महिलाओं को समान एक दर्जा देना चाहिए राजनीति में, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के जो है ये लोग मतलब आगे चल करके आवेदन किए थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री को। तो ये 1931 का ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 3 महिला निकाय थे जिसमें हम लोग 2 लोगों का नाम जैसे यहाँ पे देखते हैं कि बेगम शाहनवाज और दूसरा है सरोजनी नायडू, ठीक है। तो ये लोग मिल करके जो है अभी जो संविधान बनेगा उसके लिए ये लोग एक तो ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं कि उसमें जो है महिलाओं का भी एक स्थिति रखा जाए। तो शुरुआत यहाँ से होता है हमारा, ठीक है। फिर आगे चल करके आता है 1971, ठीक है। 1971 जो आता है इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि हम लोग फिर से यहाँ पे एक महिलाओं के बारे में विचार करने के लिए हम लोग एक समिति का यहाँ पे स्थापना करते हैं, ठीक है। 1971 में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, उससे हम लोग का बात जो है प्रभावशाली बनता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हम लोग धीरे धीरे करके एक सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, तो इसलिए आप जितना हो सके सन के साथ जोड़ करके टॉपिक को रखिए, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है याद रखना, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत वैल्यू क्रिएट करता है आंसर में। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1971 में जो है महिलाओं के लिए उनकी स्थिति के ऊपर एक समीक्षा करने के लिए कि उनको किस तरीके से जो है हम लोग आरक्षण दें, इसमें एक समिति बनाया गया। लेकिन ये समिति उस समय जो है महिलाओं के आरक्षण के एक तरीके से जो है उनके पक्ष में नहीं थी, ठीक है, पूरी तरीके से पक्ष में नहीं थी। लेकिन ये जो समिति है ये समिति आगे चल करके ये समिति जो है आगे चल करके ये बोली कि कोई बात नहीं, हम लोग जो अभी जो है हम लोग इनको स्थानीय निकाय में हम लोग महिलाओं को जो है वो आरक्षण दे सकते हैं। तो फिर इसी समिति के द्वारा जो है स्थानीय निकाय जो होते हैं हमारे पंचायती जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पंचायती राज का, पंचायती राज में हम लोग देखते हैं कि वहां पे महिलाओं के लिए अलग से 1/3 का जो है आरक्षण रखा गया है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से है। तो पहला जो आरक्षण का शुरुआत कहाँ से होता है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग को एक कहानी के तहत आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़े तो अब हम लोग पहली बार जो है महिलाओं को यहाँ पे फिर धीरे से स्थानीय निकाय, सबसे हमारे जो मतलब एक स्थानीय निकाय समझ रहे, मतलब पूरा सेंटर को छोड़ करके, राज्य के छोड़ करके सबसे निचले स्तर राज्य व्यवस्था या फिर हम लोग राजनीति का जो निचला स्तर देखें वहां पे शुरुआत हुआ इनको स्थान मिलना, आरक्षण मिलना, ठीक है। उसके बाद से फिर धीरे से मामला आगे बढ़ा और मामला आगे बढ़ते हुए फिर आया 1988, ठीक है। 1988 में जो है यहाँ पे महिलाएं जो है यहाँ पे एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, यहाँ पे महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य यहाँ पे योजना के अनुसार जो है यहाँ पे मतलब ये जो योजना है इनके अनुसार फिर ये लोगों ने सुझाव दिया कि महिलाओं को यहाँ पे पंचायत स्तर पर आरक्षण प्रदान किया जाए। पहले कॉन्सेप्ट वहां से आ गया था, फिर यहाँ पे एक और योजना ये लोग बनाए और इस योजना के थ्रू फिर आगे चल करके यहाँ पे संविधान में जो है 73वां और 74वां फिर संशोधन किए, जिसमें 73वां के अंतर्गत पंचायत में रखे और ये 74वां जो है संशोधन है इसके अंतर्गत नगर पालिका में रखे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वहां से आता है। फिर 1988 आता है जिसमें महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके भी सुझाव से फिर यहाँ पे 73वां 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इनको फिर स्थानीय निकाय में सीट जो है आरक्षण होने यहाँ पे मिल जाता है।
आगे चल करके जो है महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण जो है वो तो सीटें रहती हैं, प्लस एक है जो है एसटी एससी वाला जो सीट है वो भी इनको एक तरीके से महिलाओं के लिए आरक्षण यहाँ पे आरक्षण कर दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वर्तमान का डाटा देखते हैं हम लोग अभी के लिए कि जो केरल और महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे ये इस तरीके के जो राज्य हैं अभी, वो लोग जो है यहाँ पे जो स्थानीय निकाय में के लिए लगभग 50% तक ये लोग आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान भी ये लोग कर रहे हैं, करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डाटा है, हकीकत पे मत जाइएगा, जो भी है जैसे भी चल रहा है समझना है उसको। ठीक है, जो एक डाटा आता है कि रिपोर्ट, जो वर्तमान स्थिति में रिपोर्ट करता है, वो रिपोर्ट से हम लोग को असलियत पता चलता है जो, और ये सब इस तरीके की जो चीजें हैं ये हम लोग को योजनाएं हैं, तो योजनाएं से पता चलता है। प्लानिंग है, अब जैसे कि मैं आज के डेट में जो प्लानिंग किया लेकिन कल के डेट में वो काम नहीं हो पाया, तो लेकिन उस प्लान को तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। सरकार जिस चीज की प्लान की है वो प्लान आगे चल करके सक्सेस होगा कि नहीं होगा वो तो अलग मैटर है, हम लोग लेकिन उसको पढ़ेंगे। हम लोग एग्जाम देने वाले लोग हैं, हम लोग को एग्जाम देना है, और जो सरकार है उसी से प्रश्न पूछती है तो हम लोग को उसी को पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच में ऐसी था, अगर कुछ लोग समझ गए होंगे तो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, महिला आरक्षण जो है, महिला आरक्षण विधेयक, अब यहाँ से जो बिल है उसकी थोड़ी सी स्टोरी शुरुआत हुई कैसे। पहले मैं आपको बताया ना, जैसे पंचायती राज में ये लोग आ गए, यहाँ तक आरक्षण मिला। अब थोड़ा सा आगे बढ़े ये लोग, और इनका जो है यहाँ पे महिला आरक्षण विधेयक जो है पहली बार जो है इस तरीके का विधेयक जो है वो अब गया संसद में। ठीक है, अब वहां तक पहुंचा 1996 में। ठीक है, और उस समय जो है 81वां यहाँ पे संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया। जो 81वां यहाँ पे संशोधन है वो भी आरक्षण की बात करता है, अगर आप देखेंगे तो इस विधेयक को पहली बार 1996 में पेश किया गया लोकसभा में। ठीक है, उसके बाद से इस विधेयक में जो है लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए जो है इसमें 33% की आरक्षण रखी गई। अब लोकसभा में आ गए, विधानसभा में भी आ गए। यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे बढ़े, उससे पहले स्थानीय निकाय तक सीमित था। ठीक है, तो आरक्षण यहाँ पर प्रदान करने के लिए जो है ये विधेयक पेश किया गया, लेकिन ये विधेयक जो है ये आगे चल करके मतलब वो पास ही नहीं हो पाया, लोकसभा ही भंग हो गया एक तरीके से, तो आगे बढ़ ही नहीं पाया वो। ठीक है, मतलब 1996 में पहला जो यहाँ पे विधेयक पेश हुआ वो लोकसभा ही उस समय भंग हो गया, तो वो आगे बढ़ा ही नहीं। फिर 1998 में, ठीक है, 12वीं लोकसभा उस समय फिर से गठन हुआ 2 साल बाद, उस समय फिर से पेश किया गया, लेकिन फिर से वो पास नहीं हो पाया। समझिएगा, पूरा एकदम कहानी है। ठीक है, कहानी है इस तरीके का ही, बस उसी को समझते जाना है। फिर आगे जब आया यहाँ पे 1999, जस्ट एक साल बाद, फिर ये भी इस समय भी मतलब असफल रहा, रद्द हो गया, पास नहीं हो पाया। फिर यहाँ पर 2 साल बाद 2002 में लाए, फिर 1 साल बाद 2003 में लाए। कभी ये जो बिल है वो पेश हो ही नहीं पाया, सॉरी मतलब पास नहीं हो पाया। पेश तो कर ही रहे थे लेकिन पास नहीं हो पा रहा था। आखिरी लास्ट में ये लोगों ने क्या किया, राज्यसभा में जो है इन लोगों ने 9 मार्च 2010 को, ठीक है, 2003 के बाद से 2010 में फिर से एक बार हिम्मत करके प्रयास किए कि इस बार हम लोग फिर से पेश करेंगे, तो राज्यसभा में लोगों ने पेश किया और राज्यसभा में ये जो है बिल जो है वो पारित हो गया। लेकिन हम लोग जैसे मालूम है कि एक किसी भी यहाँ पे सदन में पास होने से जो है वो बिल पारित नहीं होगा, मतलब वो विधेयक नहीं बनेगा, है ना। तो ये मतलब कानून नहीं बन रहा है यहाँ पे इसको पेश करने से। तो मतलब यहाँ कहानी का मतलब ये है कि केवल ये लोग राज्यसभा में पेश किए, फिर आगे चल करके लोकसभा में, राज्यसभा में जैसे ही पास हुआ लोकसभा में गया, तो लोकसभा में जो विधेयक है उसको फिर से यहाँ पे एक तरीके से वो लोग मतलब उसको पेश होते के साथ उसको खारिज कर दिए। उस तरीके से जो जिस तरीके से उसको कानून बनना था, मतलब वो बना ही नहीं, वहां से लोकसभा में पहुंचने के बाद से वो पास नहीं हो पाया, वहीं पे समाप्त कर दिए उसको, उस विधेयक को। मतलब अंतिम प्रयास अभी के लास्ट में जो है 2010 में किया गया था। कहने का मतलब यही है
और उसमें जो है उसमें भी विधेयक जो है वो पास नहीं हो पाया। हाँ, एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे प्रीलिम्स की दृष्टि से कि वो राज्यसभा में आज तक अब तक केवल राज्यसभा में पास हुआ है, लोकसभा तक पहुंच नहीं पाया था। लास्ट में लोकसभा तक पहुंचा तो क्या हुआ, मतलब लोकसभा में कभी वो पास नहीं हो पाया आगे लोकसभा से, है ना। लोकसभा में पेश किया गया मतलब, लेकिन उससे पास नहीं हो पाया। जैसे उससे पास हो गया कि राज्यसभा में गया हो, ऐसा नहीं हुआ। राज्यसभा में पेश हुआ फर्स्ट बार 2010 में, लेकिन उसके बाद से फिर वो यहाँ से पहली बार जो है किसी एक संसद में पहली बार पास हुआ, नहीं तो लगातार यहाँ पे कभी भी ये पास नहीं हो पा रहा था। ये कंडीशन हुआ, ठीक है। फिर आगे चल करके ये ऐसी स्थिति हुई कि अभी 2010 के बाद से ये लोग अब सीधा यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आज कहानी पूरा सीक्वेंस से चल रहा है, सारी चीज एकदम अच्छे से आपको माइंड में सेट होगा, बस आप लोग धैर्य रख करके चलते जाइए आगे। बहुत सारी चीजें मैं अभी आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। ये टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ गए हैं। देखिए ये लोग, अब हम लोग इतना बार बार जो है बिल की बात कर रहे हैं तो कुछ उसके खास बात उसके बारे में समझते हैं कि उसके बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं, उसमें क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि 33% जो है उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए यहाँ पे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। तो ये इसी के लिए पहला इसमें ये बात रखी गई है। और दूसरा इसमें ये भी है कि जो आरक्षित सीटें रहेंगी वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के अपना निर्वाचन क्षेत्र में क्रमिक रूप से आवंटित भी उसमें किया जा सकता है, अपने हिसाब से वो करने का एक प्रावधान वो भी किया गया। उसके बाद से इसमें एक इसमें जो है यहाँ पे प्रस्ताव ये भी रखा गया है कि 15 वर्ष तक लास्ट इनका जो है इस तरीके का आरक्षण चलेगा, उसके बाद से समाप्त हो जाएगा जब से यह अधिनियम लागू होगा उसके बाद से। जैसे कि अभी बहुत सारी चीजें ऐसा है ना, आरक्षण भी हम लोग को ये होना भी चाहिए कि अब अगर हम लोग समानता के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम लोग अगर वो समानताएं लगातार अगर बेहतर समान एक स्थिति में हम लोग समान स्थिति में अगर आ जाएंगे तो कोई किसी को भी उस तरीके से आरक्षण वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट भी ये जो बिल है वो रखा गया है। लेकिन फिर भी देखिए इतना आंदोलन जिस तरीके से अभी भी, मतलब एक तरीके से आंदोलन तो नहीं, एक अनशन जो है कर रहे हैं कि इसको पारित किया जाए इस बार। तो आगे निकल कर के आएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन हम लोगों को अब महिला के बारे में हर चीजों को अच्छे से पढ़ना समझना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अब एक तरीके से हम लोग अब डाटा के ऊपर जाएंगे फिर, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग जो है आगे। अब हम लोगों का ये तो क्लियर हुआ। थोड़ा सा हम लोग अब और कुछ कुछ खास बातें जो है हम लोग को समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए क्या क्या बातें हैं। आज़ादी के बाद की बात है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए तो हम लोग थोड़ा सा एक आज़ादी का जो महसूस हुआ, हम लोगों को लगा कि अब हम लोग आज़ाद हो गए हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने झेला था पूरा अंग्रेजों का, जिस तरीके से हमारे ऊपर एक मतलब एक दबाव था वो लोगों का हमारे पूरे देश के ऊपर, जिस तरीके से उन लोगों ने शासन किया, तो उस कारण से जब हम लोग आज़ाद हुए उससे बाहर निकले तब हम लोगों ने बहुत सारी जो है एक अच्छी अच्छी बातें सोची थी कि हम लोग हर चीज को बहुत अच्छे से करेंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट में एक निकल के आया था कि भारत के संविधान ने यहाँ पे निर्धारित किया है कि सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पुरुष और महिलाएं एक साथ समान व्यवहार करेंगे। तो ये चीज हम लोगों ने बोला भी, हम लोगों ने संविधान में भी लिखा। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति कुछ अलग है, तो हम लोग अब इसको देखते हैं कि क्या है। तो देखिए वही है कि हम लोग अब ऐसा तो सोचे थे, लेकिन वर्तमान में क्या है हमारी स्थिति कि भारतीय संसद की लगभग 4.4% सदस्य महिलाएं हैं, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। मतलब लास्ट ज्यादा से ज्यादा, बराबरी तो छोड़ दो आप, लास्ट जो है। और ये संसदीय संसद बोला जा रहा है, ना कि आपको लोकसभा बोला जा रहा है और ना ही आपको राज्यसभा बोला जा रहा है। पूरे संसद में 14.4% सदस्य हैं महिलाएं केवल। और ये अभी तक का अधिक डाटा ये लास्ट है, ऐसा बताया जा रहा है इसमें। हालांकि अंतर संसदीय संघ के अनुसार भारत की तुलना में निम्न सदन में, जैसे कि यहाँ पे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो ये जितने भी पड़ोसी जो देश है ना, ये लोग का भी ऐसी स्थिति है, बल्कि हम लोग उससे भी मतलब हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल पे ही है, इनका प्रतिशत भी कम ही है। तो ये कहीं ना कहीं तुलनात्मक अगर चीजें हम लोग को बताना हो तो ये एक हमारे पास अच्छा डाटा है
कि ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा है, हमारे जितने भी आसपास के जो पड़ोसियों का भी माहौल है वो भी ऐसा ही है। तो यहाँ से हम लोग को ये चीज समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं, कुछ खास बातें हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग महिला बिल जो आरक्षण बिल है इसी के अंतर्गत आएंगे। देखिए यहाँ पे इसमें और कुछ कुछ डाटा है जिसको हम लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग, इसके बारे में भी हम लोग को समझना ज़रूरी है। कुछ इसका भी जो आंकड़े हैं उस हिसाब से देखिए, नवीनतम जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अक्टूबर 2021 में जो है महिला प्रतिनिधि यहाँ पे संसद के कुल सदस्यों का यहाँ पे 10.5% है। केवल ये 2021 का डाटा है, अक्टूबर 2021 का। उस समय जो है यहाँ पे हमारा खुद इलेक्शन कमीशन इस तरह की बातें कर रही हैं, इस तरीके से डाटा निकाल रही हैं। तो इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोगों का मतलब महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व हम लोग दे रहे हैं और कितना समानता वो लोग में हम लोग स्थापित कर पाए हैं अभी तक का स्थिति में। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं कुछ कुछ। ये सब इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट मेरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ पे उसको कैसे यूज करेंगे वो आपके ऊपर है। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप कितना बेहतर तरीके से कहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे नहीं होता है कि बंदूक और गोली बहुत अच्छा अच्छा चीज आपको दे दिया गया है, अब आपको निशाना लगाना है, तो कुछ ऐसे ही है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सभी राज्य विधानसभाओं में महिला सदस्यों के लिए परिदृश्य और भी मतलब एक तरीके से बदतर है। जैसे कि राष्ट्रीय औसत अगर हम लोग देखें, राष्ट्रीय तौर पे हम लोग देखें कि पूरा औसत अगर निकाल दें तो 9% ही आ रहा है। तो हमारे राज्य की भी स्थिति भी यहाँ पे यही बताई जा रही है कि राज्य की स्थितियां भी सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए एक और ये पॉइंट है, एक एक पॉइंट है यहाँ पे। देखिए ये कि आजादी के यहाँ पे पिछले 75 वर्षों में भी लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो 10% भी नहीं बढ़ा है। अभी तक 75 साल हो गया और हम लोगों का महिलाएं जो है यहाँ पे 10% तक नहीं बढ़ी हैं। व्यवहारिक चीजें भी हम लोग अभी जानेंगे, एक से एक बातें हम लोग अभी समझेंगे, इन सब के पीछे भी बहुत सारी बातें अभी और हैं। तो देखिए अभी 75 साल हो गया लेकिन फिर भी हम लोग 10% तक भी यहाँ पे महिला जो है प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं लोकसभा में। ठीक है, देखिए आगे और ये पीआरएस जो है लेजिस्लेटिव रिसर्च है, इसके द्वारा जो एक यहाँ पे डाटा निकाला गया, इसमें क्या बताया गया कि यदि हम संसद में प्रतिनिधित्व पर नजर डालें तो पिछले 60 वर्षों में लोकसभा में महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व कभी भी लगभग 12% से अधिक नहीं गया है। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं में भी ये संख्या बेहतर नहीं है। तो जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अब इसको नॉर्मल तरीके से बोल रहे थे, अब यहाँ अगर किसी संगठन के बारे में हम लोग बोल दें, को जोड़ करके अगर हम लोग किसी डाटा को बोले तो हमारे लिए और ज्यादा इफेक्टिव आंसर होता है। ठीक है, तो ये भी डाटा के अनुसार भी पता चल रहा है और इससे भी पता चल रहा है हम लोग को। ठीक है, एक खास बात देखिए यहाँ पे कि हम लोगों ने अभी तक देखा कि प्रतिनिधित्व ऐसी स्थिति है कि लोग यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो 10% से भी मतलब अधिक नहीं है, 10% से भी मतलब कम है। ठीक है, लेकिन एक खास बात हम लोग को यहाँ पे एक अलग, उसके जस्ट उलट हम लोग को एक चीज और मिलता है यहाँ पे डाटा कि पिछले कुछ वर्षों में महिला मतदाताओं के जो है मतदान में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जो पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में सबसे अधिक यानी कि 65.5% थी। ठीक है, इससे हम लोग को क्या समझ में आया, मतलब आप खुद देखिए कि महिलाएं अगर इतना ज्यादा आगे बढ़ करके जो है मतदान कर सकती हैं तो फिर ये लोग राजनीति में क्यों नहीं भाग ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग को एक चीज ये समझ में आ रहा है। और अगर जो महिलाएं जो है वो राजनीति में भाग लेती हैं उनके बारे में भी यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं। देखिए, एसोसिएशन फॉर ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है, इसके द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार हाल के दिनों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में 10% से भी कम जो है महिलाएं हैं यहाँ। ठीक है,
ये एक यहाँ पे रिसर्च, अलग से रिसर्च एक संगठन है, इसके बारे में ये डाटा निकाल लिए, तो इस तरीके की बातें पता चली हैं। ठीक है, अब देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड में भी, बिजनेस स्टैंडर्ड के भी बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं ना, संपादकीय के लिए लोग आते हैं, तो उनके विचारों में एक बात यहाँ से पता चला। और ये तो बात मैं यहाँ पे आपको इसलिए रखा हूँ कि एक प्रूफ जैसा हो। हम लोग भी, अगर आप लोग भी देखेंगे इस बात को, मैं पढ़ूंगा, आप लोग खुद देखेंगे, मैं खुद भी देखा हूँ ये सब चीजों को, आप लोग भी देखे होंगे अपने आसपास। क्या चीज? कि अभी भी यह देखना होगा कि क्या जिन महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जा रहा है, हम लोग को ये मतलब देखिए यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारी बातें और भी चल रही थी, मैं तो बीच में कट करके यहाँ पे रखा हूँ इस चीज को। बहुत सारी बातें चल रही थी कि देखिए ये लोग क्या बात कर रहे थे, ये लोग ये बात कर रहे थे कि हम लोग तो लगातार ये बोल रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे आरक्षण दिया जाए। अभी देखिए मैं यहाँ पे बीच में थोड़ा सा डाटा की बात कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप इसके वैल्यू को और समझे। हम लोग यहाँ पे जो अभी जो महिला आरक्षण के बारे में बात करें, उसके लिए मैं यहाँ पे डाटा इसीलिए रखा हूँ ताकि महिला आरक्षण का स्थिति समझेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंस उस तरीके से आप सोच पाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे और उस पर बात करेंगे कि उसके तर्क विपक्ष हर चीजें हम लोग बात करने वाले हैं अभी आगे चल कर, लेकिन इसको समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बिजनेस स्टैंडर्ड के जितने भी जो जो यहाँ पे मेन व्यक्ति होते हैं, और कई लोग संपादकीय के लिए भी जो लोग आते हैं, तो लोग में ये बात चल रहा था कि चलिए ठीक है कि हम लोग यहाँ पे जो है महिला को आरक्षण यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, हमारे मतलब सदन के अंतर्गत और राज्य विधानसभा में, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में हम लोग सब में दे देंगे। लेकिन उस संरक्षण जो मतलब आरक्षण जो दे रहे हैं, उस आरक्षण का वैल्यू क्या होगा? मतलब जिस तरीके की अभी हमारी स्थिति है ना, वर्तमान स्थिति, केवल आरक्षण देने से कुछ होगा क्या? आप बताइए। मतलब जिस तरीके से अगर हम लोग को कुछ भी काम करना है तो उसका हर एक चीज परफेक्टली हम लोग को पहले उस तरीके का माहौल क्रिएट भी तो करना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं? मतलब कि केवल हम लोग आरक्षण दे करके राजनीति में जो है महिलाओं का जो एक तरीके से जो अनुपात है उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें हम लोग को बैकग्राउंड में जो है उसको व्यवस्थित करना जरूरी है। तो अब यहाँ से आपको आगे समझ में आएगा। तो ये लोग यही बात कर रहे थे, तो इन लोगों ने बोला कि अभी भी यह देखना होगा कि क्या जिन महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जा रहा है वे राजनेताओं की बहनें, भाई, पत्नियां हैं, जो मुख्य मुख्य लोग हैं जो पीछे से फैसले ले रहे होंगे। यह कहने के बाद यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव में उम्मीदवारों के रूप में महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को इससे क्या समझ में आए, आप खुद आपको अगर व्यवहारिक चीजें अगर आप देखे होंगे तो ये चीज हर जगह पे आप लोग देखेंगे, महिलाएं सामने में खड़ी रहती हैं, वो अगर वो चुनाव लड़ रही हैं उसमें भी वो खड़ी रहेंगी। ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में जो काम है वो घर वाले करते हैं, भाई, पति, पिता, ये लोग करते हैं, है ना। तो ये ज्यादातर आपको ये इस तरीके की जो है माहौल दिखेंगे। तो अगर इसमें भी हम लोग क्या ये 100% मान सकते हैं कि महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं? तो ये भी एक सोचने वाली यहाँ पे बातें हैं, ये बोल रहे हैं लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब समझ में आ गया। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि आरक्षण तो ठीक है, लेकिन आरक्षण के पीछे अब जैसे इतना लंबे समय तक विवाद में चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? हो सकता है कि कुछ लोग रोक भी रहे होंगे, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग पक्ष में रहेंगे, कुछ लोग विपक्ष में रहेंगे। तो हम दोनों की बातों को यहाँ पे समझते हैं कि दोनों का क्या क्या अपना राय है। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे पक्ष में कौन कौन लोग हैं जो लोग ये चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। देखते हैं क्या क्या बातें हैं इसमें। तो राजनीतिक दल स्वाभाविक रूप से पितृसत्तात्मक है और इसलिए संसद में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण के रूप में सकारात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये सब विचार जो है ये तर्क इन्हीं का है जो पॉजिटिव में, मतलब जो ये लोग इनके समर्थन में है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि संसद में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं के मुद्दों पर अधिक प्रभावी ढंग से चर्चा की जाए। ठीक है, तो ये लोग ये भी चाह रहे हैं कि उस पर अच्छे से हम लोग उस पर मतलब एक चर्चा करें। ठीक है,
फिर आज भी भारत में महिलाएं कई मामलों में पुरुषों से पीछे हैं, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो मैं आपको इससे पहले पढ़ाया भी हूँ कई बार, मतलब इस जो न्यूज में था तो मैं पढ़ाया हूँ हर चीजों को इसके बारे में। तो इसके अनुसार आप देखते हैं कि 146 जो है यहाँ पे देशों के सूचकांक में जो है भारत 127वें स्थान पर है। मतलब हम लोग का स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब स्थिति दिख रहा है इससे। और ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ठीक है। तो असमानताओं को हम लोग को इससे देख पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये लोग इसका तर्क लेकर के बोल रहे हैं। प्लस रिपोर्ट में दी गई दर के अनुसार राजनीतिक सशक्तिकरण लिंग अंतर को पाटने में 162 साल और लगेंगे। मतलब ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, ये जो जब रिपोर्ट लेकर के आया, रिपोर्ट इस तरीके से लेकर के आया, फिर रिपोर्ट के बाद से ये लोग कुछ कुछ बातें भी बोलते हैं कि किसको और कितना साल, रिपोर्ट के अनुसार से ये पता भी चलता है। अब जैसे कि हम लोग कितने नंबर पे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि 27वें नंबर पे है, मतलब हम लोग काफी पीछे हैं। तो इस हिसाब से ये लोग अनुमान लगा करके बोले कि अगर ये जो महिला पुरुष का जितना अंतर यहाँ दिख रहा है भारत के लेवल पे, अगर इसको हम लोग बराबर करने जाए तो 162 साल लगेगा। इस तरीके की लोग बात कह रहे हैं, ठीक है। पिछले वर्षों की तुलना में राजनीतिक सशक्तिकरण में केवल मामूली लाभ हुआ है, जिसमें कुल सांसदों की संख्या में लगभग 15% जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व था। अब यह देखा जा रहा है कि पंचायत नेतृत्व पदों पर महिलाओं ने कई मामलों में बड़ा बदलाव किया है, भले ही उन्हें अपने पति या पिता की रबड़ स्टाम्प के रूप में देखा जाता है। मतलब एक चीज यहाँ पे, इन सब का मतलब यहाँ पे क्या है, और आपको शायद लग रहा होगा कि तर्क में कैसे बात कर रहे हैं, इनके मतलब इनके पक्ष में कैसे बात कर रहे हैं ये। तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से हम लोग को ये पता चला कि हम लोग को कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग का स्थिति बहुत खराब है, हम लोग बहुत ज्यादा गैप यहाँ पे दिख रहा है, अंतर दिख रहा है। तो इसलिए ये पक्ष में बात हुआ, ठीक है। दूसरे लाइन में इसमें ये भी बोला जा रहा है कि महिलाएं जो है वो 15% तक यहाँ पे प्रतिनिधित्व किए थे, तो काफी कम है, इसको हम लोग को और बढ़ाना चाहिए। तीसरे चीज हम लोग को ये भी पता चल रहा है कि तीसरे चीज में आप देखते हैं कि भले ही 15% थे, लेकिन ये लोग काम अच्छे से किए हैं, ये भी चीज हम लोग को देखने को मिला है, ऐसे भी बोल रहे हैं लोग। जैसे कि आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे आपको जरूर ये सब चीजें देखने को मिलेंगी कि महिलाएं जो है वो बहुत जगह पर जो है स्ट्रिक्टली जो है मतलब बहुत सारे ऐसे मामले जैसे शराबबंदी, ये लोग ये सब चीजों में भी ये लोग बहुत आगे बढ़ करके, महिलाओं से संबंधित कोई मुद्दे हों तो वो लोग आगे बढ़ करके सामने आते हैं। इस तरीके से भेदभाव, चाहे आप समाज में, गांव में भी इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं, वहां पे अगर वहाँ महिला जो है वो यहाँ पे उस जगह की नेता है, तो आप वहाँ देखेंगे आप कि उनका एक अलग प्रतिनिधित्व होता है, वो लोग का आगे बढ़ करके आते हैं। तो यहाँ पे वही बातें बताई जा रही है इस तरीके से उनके पक्ष में, ठीक है। देखिए फिर भी ये बात को हम लोग ये मान के भी चल रहे हैं कि भले ही हम लोग उनको ये बोलते हैं कि महिला के पीछे जो है यहाँ पे कोई ना कोई इनका घर परिवार, पति या पिता का हाथ होता है जैसे बोलते हैं, तो वो चीज है, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको और ज्यादा अगर धीरे धीरे करके सपोर्ट दिया जाएगा तो वो लोग और बेहतर कर पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे तर्क में यही बातें चल रही हैं। देखिए जो जैसे ये लोग का जो तर्क है, मैं उसी हिसाब से पढ़ के आप लोग को बता रहा हूँ, और जो समझ में आ रहा है वही बता रहा हूँ, ठीक है। अपने तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है कि शराब की समस्या को काफी हद तक जो है नियंत्रित किया है इन लोगों ने, और सार्वजनिक वस्तुओं में निवेश भी किया है। अन्य चीजों के अलावा भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया है। यह तर्क भी दिया जाता है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, देश के कई हिस्सों में विषम लिंगानुपात, कम पोषण स्तर आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए हमें निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में महिलाओं की आवश्यकता है। तो इसके कारण से भी इनको जो है बढ़ावा देना चाहिए, इन लोगों का कहना है, पक्ष में जो लोग हैं इनका। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको, जो लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत ज्यादातर लोग यहाँ पे विरोध भी कर रहे हैं, तभी तो जल्दी से ये इस तरीके का जो है विधेयक अभी तक जो वो मतलब पास नहीं हो पाया है, ठीक है।
देखिए ये लोग क्या बोल रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना संविधान में निहित समानता के यहाँ पे सिद्धांत के विपरीत है। महिलाएं जाति समूह कैसे विपरीत है, देखिए ये लोग का तर्क ये लोग अपने हिसाब से दे रहे हैं। ये लोग अब विपक्ष में है, विरोध में है। ये लोग ये बोल रहे हैं कि महिलाओं को अगर हम लोग समानता देंगे मतलब इस चीज में, आरक्षण में, राजनीति में, तो वो एक तरीके से संविधान के अंतर्गत जो है, संविधान का एक तरीके से सिद्धांत के विपरीत हो जाएगा। तो हम लोग समझते हैं लोग कैसे ऐसे होगा। महिलाएं जाति समूहों की तरह एक समरूप समूह नहीं बनाती हैं, इसलिए महिला आरक्षण जाति आधारित आरक्षण के समान नहीं है और दोनों के लिए एक ही तर्क नहीं दिया जा सकता है। तो इन लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग ठीक है, जो आरक्षण वगैरह हम लोग संविधान के अनुसार जिनको आरक्षण मिलता है वो लोग ऐसे लोग हैं जिनमें जाति वगैरह इन सब का जो है एक आधार पे हम लोग उनको आरक्षण देते हैं। लेकिन ये महिला पुरुष में है क्या अंतर हो गया कि हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इनको आरक्षण देंगे, तो कहीं ना कहीं ये संविधान के विरोध में है। इस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि संसद में सीटों के आरक्षण से मतदाताओं की जो है यहाँ पे पसंद महिला उम्मीदवारों तक सीमित हो जाएगी। तो ये भी एक बातें जो है यहाँ पे ये लोग तर्क दे रहे हैं जो विपक्ष में। ठीक है, कुछ वर्गों का यह भी तर्क है कि यह प्रस्ताव आदर्श परिवार माने जाने वाले परिवार के विनाश का कारण भी बन सकता है। तो एक यहाँ पे इस तरीके से भी ये लोग तर्क दे करके विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखिए जो है जितना चीजें थी कि जैसे कि मैं आपको अभी क्या क्या बताया, जो महिला आरक्षण जो बिल है उसके बारे में मैं आपको पूरा इतिहास से लेकर के उसको जोड़ते हुए लेकर के आया, बिल क्या है वो भी बताया, बिल के और उसको मतलब एक प्रभावशाली कैसे बनाता है उस सारी चीज़ों को मैं डाटा भी आपको बताया। फिर उसके बाद से उसके पक्ष में लोग कैसे हैं, उसके विपक्ष में लोग कैसे हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बता दिया। तो ये एक चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया बिल के बारे में। अब हम लोग ये चीज़ें महिलाओं से जुड़ी हुई है और महिलाओं से संबंधित हम लोग ने इतने सारे प्रश्न भी देखा है, तो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ करके उससे रिलेटेड और भी चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को ये हमेशा आगे चल करके काम आए। ठीक है, और मेरा ये उद्देश्य भी है कि मैं आज जो आप एक टॉपिक केवल पढ़ेंगे ना, आपको ये फील होना चाहिए कि हाँ मैं आज पढ़ा हूँ, ये फील होना चाहिए। ठीक है, अब 10 टॉपिक पढ़े हमारे लिए, हम लोगों को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, हम लोग न्यूज़ में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पे देखिए, मैं इसमें बहुत ज़्यादा समय तक लग करके इस चीज़ को किया था, है ना। तो आपको वैल्यू भी दिखा, पहले जो प्रश्न आपको सारी चीज़ें प्रश्न दिखी, तो इसलिए मैं उतना इसमें मेहनत किया। तो आपको भी उसी हिसाब से उतना उस तरीके से वैल्यू इसको मतलब देना है। ठीक है, इस टॉपिक को आप 10 चीज़ें मत पढ़िए, आप बिल्कुल मत घबराइए, कोई चीज़ कहीं नहीं जाएगा, मैं उसको अगला पिछला दिन उसको करके उसको कवर करता ही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसको बहुत अच्छे से करूँगा, बस आप लोग अपना इतना भरोसा करके विश्वास से आप लोग बस अपना तैयारी कीजिए। ठीक है, देखिए अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे महिलाओं की स्थिति के बारे में। ठीक है, कि किस तरीके की स्थिति है, ताकि यहाँ से भी कुछ पॉइंट, कोई भी अलग तरीके का अगर प्रश्न आपसे बना, प्रश्न अलग अलग तरीके से बनेगा, ये सब चीज़ एक ही जगह पे थोड़ी यूज कर लेंगे आप, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से करेंगे। तो कुछ अगर प्रश्न इस तरीके का बनेगा तो महिलाओं की स्थितियाँ जो है उसको आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही कोशिश करता हूँ। यहाँ पे चलिए देखते हैं प्राचीन भारत से वर्तमान समय तक का जो है इनकी स्थितियाँ क्या है वो देखते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में है जो है यहाँ पे महिलाओं को उच्च सम्मान यहाँ पे दिया जाता था। ठीक है, और वेदों और उपनिषदों में भी एक महिला की स्थिति एक माता या देवी की थी। तो हम लोग भी देखे हैं लगातार जो है, आप ये सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो आपको आप दिखेगा आपको कि कितना मतलब अच्छे से एक मतलब रिस्पेक्टफुली तरीके से इनसे बातचीत आप देखे होंगे, आप सीरियल्स भी देखेंगे तो उनमें भी आपको दिखेगा। अगर आप इस तरीके की अगर प्राचीन किताबें पढ़ते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि कितना मतलब उनको सम्मान दिया जाता था।
ठीक है। लेकिन हुआ क्या आगे चल करके, हम लोग देखेंगे, अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो एक समय आता है वैदिक काल, इसके जस्ट बाद से आता है फिर वैदिक काल, ठीक है। तो वैदिक काल में क्या होता है, वैदिक युग जिसको हम लोग कहते हैं या वैदिक काल कह लो, ठीक है। इसमें दो होते हैं, एक तो जो जो ये ऋग्वैदिक काल जिसको हम लोग कह लेते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसको प्रारंभिक वैदिक काल भी कहते हैं। दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, मतलब इसके जस्ट बाद आता है। तो जो इससे पहले जो ये प्रारंभिक वैदिक युग है ना, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे लड़कियों की देखभाल बहुत सावधानी से की जाती थी, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था यहाँ पे। लड़कियां और महिलाओं का स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से हर चीजें उनको एक सम्मान तरीके से यहाँ पे लाइफ वो लोग का चल रहा था, हर चीज बहुत अच्छे से चल रहा था वो लोग का, ठीक है। लेकिन जैसे ये उत्तर वैदिक काल आया, ठीक है, ये प्रारंभिक से जैसे आगे बढ़ते गए और उत्तर वैदिक काल आया, यहाँ से फिर आप देखते हैं कि जो भेदभाव है, अलग अलग जो यहाँ से जातिगत जो डिवाइड है, ये सारी चीजें करने लगे। महिलाओं की स्थिति फिर इस जगह से खराब होनी शुरू होने लगी, ठीक है, उत्तर वैदिक काल से। अगर आप हिस्ट्री अभी पढ़े होंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सबसे बड़ा अंतर दिखता है हम लोग को ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बुराइयां जो है उत्तर वैदिक काल में आने लगती हैं, ठीक है। अब फिर आगे धीरे धीरे अब यहाँ से मामला बिगड़ते जाता है। फिर क्या होता है, फिर बहुविवाह की प्रथा, इसमें भी महिलाओं की स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद से आता है मध्यकाल की स्थिति। तो मध्यकाल में फिर आता है पर्दा प्रथा, दहेज और सती प्रथा, इस तरीके की चीजें जो आती हैं, इससे फिर और ज्यादा महिलाओं की स्थिति जो है वो खराब हो जाती है। और फिर समय के साथ साथ जो है नारी का जो दर्जा है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है यहाँ से। फिर ये प्रासंगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति के बाद बड़े पैमाने पर जो है वो कन्या भ्रूण हत्या का भी यहाँ पे प्रचलन फिर यहाँ पे बढ़ते जाता है। अब वर्तमान की स्थिति आ गए मध्यकालीन से, फिर अब धीरे धीरे हम लोग वर्तमान की स्थिति में आए हैं। तो अब हम लोगों के पास विज्ञान का जो डेवलपमेंट हुआ उससे भी हम लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से महिलाओं की यहाँ पे फिर भी स्थिति जो है कहीं ना कहीं अब खराबी हो रही है। यहाँ भी अब भ्रूण हत्या एक नया समस्या भी आ गया यहाँ पे, है ना। फिर इससे महिला अनुपात में भी गिरावट आई। फिर यहाँ पे जो भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, ये सारे मामलों के कारण से, ठीक है। तो आगे और देखते हैं। देखिए अब हम लोग को उसमें डाटा भी दिखता है, तो हम लोग को ये डाटा के साथ बात करते हैं तो और अच्छे से ये आपको समझ में आएगा। 2001 का जो जनगणना है उसके अनुसार अगर हम लोग लिंगानुपात देखें तो यहाँ पे 927 महिलाओं पर यहाँ पे 1000 पुरुषों का संख्या है, मतलब महिलाओं की स्थिति ये है, ठीक है। लिंगानुपात अगर हम लोग देखते हैं तो लिंगानुपात आपको पता होगा। तो यहाँ पे स्थितियां यहाँ भी देख रहे हैं कि महिलाओं की संख्या में कमी है। आगे देखिए, फिर भारत के कई हिस्से में हमारे समाज और अर्थव्यवस्था में कई मायनों में योगदान के बावजूद महिलाओं को आर्थिक दायित्व के रूप में यहाँ पे देखा जाता है। फिर देखिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ जो है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय भारतीय विधवा की स्थिति जो है काफी शोचनीय है। घर पर एक गृहिणी के रूप में घर के प्रति महिला के योगदान को मान्यता नहीं दी जाती है, ये भी एक बात है। बिल्कुल मान्यता यहाँ पे देना चाहिए, आप लोग अगर समझ रहे होंगे इस बात को तो। आगे देखिए, और घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण, छेड़छाड़, जबरन, वेश्यावृत्ति, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न, ये सब चीजें भी जो है महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अभी के भी मामले में आप अभी भी इस तरीके की स्थिति लगातार आप देख रहे हैं कि ये सब चल रहा है। तो अभी तक जो है जो ऐसा स्थिति बना हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की लगभग यहाँ पे 31,000 शिकायतें मिली, जो वर्ष 2014 के बाद से यहाँ पे मतलब सबसे अधिक संख्या यहाँ पे देखने को मिला है। 2022 का रिपोर्ट है ये सब, ठीक है। ये सब एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए केवल इस एक पॉइंट को बनाने के लिए मैं पूरा अपना 7-8 घंटे तक का इसको लगातार मैं लगाया हूँ यहाँ पे। तो उस तरीके से आप लोग इसका जितना लाभ लेंगे ना, मुझे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए आप लोग जितने भी
अगर आप लोगों के साथी हैं वो लोग भी ये सब चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं, तो ज़रूर थोड़ा-सा आप उनके लिए, अपने लिए, मेरे लिए भी थोड़ा-सा उसको आगे बढ़ाइए, उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले, कम से कम समझ बने कि हाँ, क्या स्थिति है अपनी, है ना? और ये जो है एक बार ये जो तैयारी आप देख रहे होंगे, आप खुद लास्ट तक आप देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि हर एक चीज़ें आपको यहाँ से कवर हो जाएँगी। बेसिक एक समझ बहुत अच्छा आपको बन जाएगा। जहाँ पे डाटा, जहाँ समझना है, हर चीज़ें मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा-सा उसको ना एक जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोगों को उस तरीके से शेयर कीजिए, अपने आप को उस तरीके से यहाँ पे जो है समझाने की कोशिश कीजिए कि आप मतलब ये जो है ना, ये जो जितने डाटा हैं और जो हम लोग महिलाओं की स्थितियाँ हैं, उस उसमें एक बार आपको समझ बन जाएगा ना, तो फिर आप लगातार जो है अपना वैल्यू एडिशन करते रहेंगे। कोई मतलब आपको समस्या नहीं आएगा इससे संबंधित प्रश्न आने पर। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग उसको तैयार कीजिए और पूरा फुल फायदा उठाइए, मैं यही चाहता हूँ। मेरा जो मेहनत है वो बेकार ना जाए, ठीक है? यही बस मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे जो है समझ में आया डाटा के अनुसार से। अब देखिए हम लोग को राज्यों में भी हमारे पास यहाँ पे डाटा निकल के आता है कि जो है 54.5% जो शिकायतें हैं ना, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई। दिल्ली ने 3004 शिकायतें यहाँ पे दर्ज कराई गई। मतलब पहले तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के बाद से दिल्ली और दिल्ली के बाद से महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा, इस तरीके की जो है लोग का मतलब जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपराधों की संख्या देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद से दिल्ली, मतलब उससे कम, फिर दिल्ली, फिर महाराष्ट्र में उससे कम, फिर हरियाणा। तो इस टाइप की स्थिति आपको देख रहे हैं। देखिए आप लोग ना, कई लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ, कई बार हिंदी माध्यम में खास करके लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं डाटा और इस सन और ये सब चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। तो क्योंकि मैं देखा हूँ, मैं समझा हूँ इस चीज़ को, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आप लोग इस चीज़ पे भरोसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है डाटा वगैरह को सोचते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा डाटा, है ना? ये डाटा हकीकत में मैं बहुत अच्छे से इसको देखा हूँ, समझा हूँ, ठीक है? और हिंदी माध्यम माध्यम के लिए मैं जानबूझ करके बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश जो मीडियम के बंदे होते हैं, देखिए अंतर होता है, ठीक है? मैं ये सब चीज़ों पे तो बात करना नहीं है मेरे को अभी, लेकिन अंतर होता है। वो लोग किस चीज़ को क्या किस तरीके से वैल्यू देना है उसको अच्छे से जानते हैं। हम लोग बड़ी-बड़ी बातें करके वैल्यू देते हैं, लेकिन वो लोग सामने में डाटा रखते हैं। तो यही सब हमारे जो है डिफरेंस होता है। आपको डाटा याद रखना पड़ेगा, आसपास की डाटा भले ही याद रखिए, लेकिन आपको जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है? तो आप मैं यही बस बोलना चाह रहा हूँ कि आप उसको वैल्यू देंगे, जितना भी मैं जो इतना इतना मेहनत करके जो मैं डाटा निकाल रहा हूँ, इसको मेरे क्या ज़रूरत है? नहीं निकालता ना। और हर एक डाटा की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो है जिस टाइप से ये देख रहे हैं, यहाँ पे आप ज़रूर बोल सकते हैं कि यहाँ सर्वाधिक जो है इस तरीके की घटनाएँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। उसके बाद से दिल्ली, उसके बाद से महाराष्ट्र, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है ये वाले डाटा को आपको रखना, ठीक है? तो जगह-जगह पर का अंतर होता है, मैं हर जगह पे नहीं बोल रहा हूँ। मतलब ये सब लॉजिकल चीज़ें हैं और आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों में इतना समझ होना चाहिए। मैं इतना जितना बोल दिया आप लोग उतना में समझ जाएँगे, मैं ये मान कर के चल रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि क्या किस तरीके से स्थितियां जो है, महिलाओं की स्थिति जो है अभी तक हम लोग ने देखा। पुराना पुराना हम लोग अपने इतिहास में चले गए, वैदिक काल से लेकर के अभी तक हम लोग ने देखा। 2022 तक के डाटा को हम लोग देख लिया, समझ में आ गया। वहां से हम लोग एक किसी को भी अगर समझाएंगे तो अगले को खालीपन तो नहीं लगे ना, हम लोग पूरा विस्तार से समझा सकते हैं ना महिलाओं की क्या स्थिति कैसी है। बीच में आप कुछ और अगर ऐड करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, आप ऐड कर लेना, ठीक है? लेकिन इतना एक तरीके से सफिशिएंट रहता है। हम लोगों ने सारी स्थितियों के बारे में बात कर ली, लेकिन अब हम लोग ये भी देखेंगे ना कि महिलाओं के लिए अभी तक क्या क्या किया गया है। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इसको भी देखते हैं, है ना? तो महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहल, क्या क्या पहल किए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। संवैधानिक सुरक्षा के अगर दृष्टि से हम लोग देखें तो मूल अधिकार के अंतर्गत फर्स्ट
मूल अधिकार के अंतर्गत आप देखते हैं कि संविधान सभी भारतीयों को जो है विधि के समक्ष समता, तो यहाँ पे विधि के समक्ष समता का मतलब है कि अब यहाँ पे महिला हो पुरुष हो सब समान है, उन दोनों को मतलब एक तरीके से ही यहाँ पे हर चीजें संविधान के अंतर्गत देखा जा रहा है। तो अनुच्छेद 14 याद रखेंगे ये सब। फिर आप देखेंगे कि राज्य के द्वारा लिंग के आधार पर भेदभाव यहाँ पे नहीं करने की बातें की गई है, वो है अनुच्छेद 15(1) में। तो ये भी हमारे लिए जो है संवैधानिक सुरक्षा के अंतर्गत है ना। फिर राज्य के द्वारा महिलाओं के पक्ष में विशेष उपबंध यहाँ पे करने की बात की गई है 15(3) में, ठीक है, अनुच्छेद के 15(3) में, ठीक है, ये गारंटी देता है इस तरह की बातें। फिर मूल कर्तव्य के अंतर्गत भी ये बातें हैं कि यह सुनिश्चित करता है कि अनुच्छेद 51(a) के तहत जो है महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक व्यवहार से निषिद्ध, मतलब एक तरीके से अपमानजनक व्यवहार नहीं करना है। मूल कर्तव्य के अंतर्गत ये बातें बताई गई, ठीक है, ये हमारे कर्तव्य के रूप में है संविधान के अंतर्गत, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो। फिर अनुच्छेद 43(d) के अंतर्गत जो है शासन के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं। उसके बाद से अनुच्छेद 43(d) में ही आप देखेंगे पंचायती राज के संस्थाओं में जो है यहाँ पे 33% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो संविधान के रूप में हम लोग ने देखा कि महिलाओं के लिए संविधान में क्या क्या किया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा विधिक चीजें भी देखते हैं कि क्या क्या कानून बनाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कानून है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तो ये एक यहाँ पे अधिनियम जो है विधायी ढांचा के अंतर्गत ये अधिनियम बनाया गया। उसके बाद से दहेज निषेध अधिनियम 1961 ये भी बनाया गया है। तो इस तरीके की बातें आप वहाँ पे लिखते हैं तो आपको ये चीज आप वहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ ये सारी चीजें जो है महिलाओं के संरक्षण के लिए भी काम किया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है, अधिनियम 2013 ये भी यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद से लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, तो ये भी बनाया गया है, ठीक है। अब हम लोग देख लिए कि संवैधानिक और वैधानिक जो है देख लिए हम लोग क्या क्या यहाँ पे सुरक्षा अपनाए गए हैं महिलाओं के लिए। अब आप यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ करके देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे कुछ कुछ ऐसी जो है संगठन है जो महिला संरक्षण के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमारे देश के लिए, अलग देशों के लिए, सभी देशों के लिए काम करती है वो, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे पहला एक आयोग है महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन, ठीक है, ये इस तरीके का एक कन्वेंशन है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो दुनिया भर में महिलाओं के द्वारा विभिन्न रूपों में समानता किए जाने वाले सामना किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ एक संयुक्त राष्ट्रीय संधि है, ठीक है। और ये जो आप इसको शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है CEDAW को 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था और 20 यहाँ पे अनुसमर्थक थे उस समय, और उन्हीं के शर्त पर जो है 1981 में है इसको प्रभावी बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद से ये जो संगठन है काफी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड लेवल पे। तो कई लोग ये जो संगठन है इसको महिलाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय अधिकारों का विधेयक भी कहते हैं इसको, और यह संयुक्त राष्ट्र संधि प्रणाली की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों में से एक भी है। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है वर्ल्ड लेवल पे, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। इस तरीके का एक संगठन है जो महिलाओं के लिए इतना ज्यादा मतलब इस तरीके से काम कर रहा है भेदभाव के खिलाफ। और देखते हैं आगे महिलाओं की स्थिति पर आयोग, इस तरीके का नाम ही है ये लोग का, जो नाम आपको मैं बता रहा हूँ वही नाम है, ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मली बोल दिया हूँ, ठीक है। तो वो नाम ही वही है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया गया है CSW शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। देखिए कमीशन फॉर स्टेटस
कमीशन स्टेटस फॉर वुमेन, इस तरीके का ही है ये, और यहाँ पे हिंदी में वही नाम है, महिलाओं की स्थिति पर आयोग। ठीक है, देखते हैं आगे, इसको देखते हैं इसमें क्या बातें हैं। तो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय है ये, और यह संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एक आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, और ये जो है इकोसॉक, ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म हम लोग ये बोल रहे हैं, ये वाला जो आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म है इकोसॉक, के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। इकोसॉक जो है वो दुनिया भर में महिलाओं के जीवन की स्थिति का दस्तावेजीकरण करता है और महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर वैश्विक मानक स्थापित करने का भी प्रयास करता है। ठीक है, ये चीजें हम लोग समझ गए। अब हम लोग अपने नेशनल लेवल पे आते हैं और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी जो है इस तरीके की और पहल की गई नेशनल लेवल पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी जो चर्चे में भी है लगातार, वो है राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, तो अब हम लोग अपने भारत लेवल पे देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देखते हैं कि इसकी स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत किया गया, पहला पॉइंट इसमें। और इधर सब हम लोग को याद रखना, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आप नाम याद रख लो, क्वेश्चन याद कर लो, और उसका विशेषता एक पॉइंट में याद कर लो, वो हम लोग को मेंस में लिखने काम आता है, लेकिन यहाँ से प्रीलिम्स के प्रश्न भी बनते हैं। और मेंस का तो यहाँ से प्रश्न बनता ही, आप देखे होंगे, अभी मैं पढ़ा था उसमें जो। ठीक है, देखिए अगला बात इसमें कि इस संस्था की जो स्थापना है महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए यहाँ पे किया गया था। और पहला आयोग जो है 31 जनवरी 1992 को जयंती पटनायक की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो यहाँ पे जो जयंती पटनायक है, ये जो है पहली अध्यक्ष हैं। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष है इस आयोग की। फिर आलोक रावत जो है आईएएस राष्ट्रीय महिला आयोग के ये पहले पुरुष सदस्य थे। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में है यहाँ पे सुश्री रेखा शर्मा जो है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की यहाँ पे वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, आगे देखिए आयोग की संरचना के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो है आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और एक सदस्य सचिव होते हैं और अन्य 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो 3 लोगों का बना, एक अध्यक्ष होंगे और एक सदस्य के सचिव होंगे, सदस्य सचिव जिसको कहते हैं, और 5 सदस्य रहेंगे। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, फोकस अच्छे से ध्यान से इसको समझिए। ठीक है, ये जो महिला राष्ट्रीय आयोग है अभी चर्चे में है, न्यूज में है, और ये यहाँ से प्रीलिम्स के प्रश्न भी बनते हैं और मेंस के लिए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, आप देखिए आगे कि जो है यहाँ पे केंद्र जो है, केंद्र सरकार जो है वो चेयरपर्सन जो है यानी कि जो अध्यक्ष है उसको ये मनोनीत करती है, और 5 जो सदस्य उनको भी जो है केंद्र सरकार ही यहाँ पे उनको एक तरीके से मनोनीत करती है। लेकिन यहाँ पे उनकी जैसे कुछ कुछ योग्यताएं, जैसे कि वो योग्य हों, ईमानदार हों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नामित उनके पास इस तरीके के लोग हों, और इनके पास एक कानून का भी जानकारी हो, व्यापार संघवाद, महिलाओं की आयोग क्षमता का प्रबंधन, महिलाओं का स्वैच्छिक संगठन, शिक्षा, प्रशासन, आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई जैसे विभिन्न क्षेत्रों का भी इनको अनुभव हो। तो ऐसे लोगों को जो है यहाँ पे सदस्य इसका बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि जो सदस्य सचिव होते हैं इनके लिए देखिए कि ये जो होते हैं केंद्र सरकार के, ये भी जो सदस्य जो ये मतलब नामित किए जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा ही नामित किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं या तो प्रबंधन के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ या फिर एक संगठन या एक अधिकारी के रूप में लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है इनका सदस्य सचिव बनाया जाता है महिला राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, और यहाँ पे जो है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो कार्यकाल होती है वो 3 वर्ष की होती है। लेकिन इसको क्या है कि हम लोग आगे भी जो है मतलब फिर से इसमें निर्वाचित हो सकते हैं, इस तरीके की बातें हैं इसमें।
ठीक है, तो आयोग के बारे में जो जो बेसिक चीजें थी हम लोग अच्छे से उसको समझ गए हैं। और देखिए मैं इसमें कार्य के बारे में आपको नहीं बताया हूँ। देखिए कार्य के बारे में इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें जो बता रहा हूँ, महिला राष्ट्रीय महिला आयोग बना है तो उसको कार्य में कमी है क्या? आप जितना देखें वो सब कार्य इसका होगा, महिला ही आयोग का होगा, सब महिला से संबंधित चीजें हैं, तो इसलिए मैं वहां नहीं लिखा हूँ। ठीक है, जितना भी चीजें हम लोग अभी प्रॉब्लम देख रहे हैं वो सब काम जो है वो महिला आयोग का रहता है। ठीक है, सबका मतलब आप समझ लेना, है ना। मतलब जो सीमा के अंतर्गत जो काम हो वही, अब ये नहीं होगा कि वो कानून भी बना देगी, तो ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे थोड़ा, है ना। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से बहुत सारी चीजें जो है उसको आपको समझने में, बोलने की जरूरत नहीं पड़े, हिंट देने से भी आप समझ जाए, है ना। अब हम लोग यहाँ पे जो है आगे चल करके फिर देखते हैं महिला के लिए जो महत्वपूर्ण जितने पहल किए गए हैं और उनके संरक्षण के लिए, उन्हीं के बारे में हम लोग अब देखेंगे कि कितने सारी योजनाएं वगैरह इस तरीके जो चलाई गई थी, तो कुछ खास खास चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं उसको आप लोग देख लेंगे। बाकी जितना मैं अभी रखा हूँ उसको आप अच्छे से देखिए समझिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि और क्या क्या जो है योजनाएं लेके आएगी। तो पहला यहाँ पे स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण। तो ये एक बात हम लोग जो पहले देखे थे कि 1972 में इसको पारित करके 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इनको 1/3 जो सीट है उनको सुनिश्चित किया गया, मतलब उनको अब यहाँ पे मिला। तो ये इस तरीके की योजनाओं के कारण से आया। फिर आगे देखिए, मतलब सॉरी योजनाएं नहीं है, मतलब एक यहाँ पे संशोधन के द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ पे योजनाएं हैं कि बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। ठीक है, तो ये एक योजना लाया गया, ये 1991 से 2000 के बीच का ये योजना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था, मुख्य कार्य जो था ये योजना का, तो ये बालिकाओं के बेहतर भविष्य के निर्माण के अंतिम उद्देश्य के रूप में इसमें के साथ जो है बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो है ये योजना लाया गया था। ठीक है, बस इतना ही छोटा छोटा बात ही हम लोग को देखना है इसमें, क्योंकि हम लोग तो पॉइंट चाहिए ना आंसर राइटिंग के लिए, तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगला, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 में लाया गया, और इसमें जो है महिला एवं बाल विकास विभाग ने वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की, और इस नीति का लक्ष्य है महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण करना। तो ये 2001 के बारे में कुछ खास पॉइंट जो है उसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना जो है 2015 में लेकर के आया गया। पूरा सन जो है वो भी सीक्वेंस में चल रहा है, आपको कहीं पे भी कठिनाई नहीं हुआ होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आप लोग बिल्कुल एकदम फ्लो में पढ़ते हुए समझते हुए आ रहे होंगे। हाँ या ना, मतलब समझ में आया बोल के ऐसे कमेंट करके बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तभी तो मैं इस तरीके से काम करूंगा ना, नहीं तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर पता ही नहीं चलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, गलत होगा तो मैं और सुधार करूंगा, है ना। तो ये जो है 2015 में लेकर के आया गया। इसमें क्या है कि लिंग आधारित लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकने के लिए जो है बालिकाओं की उत्तरजीविता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, जो है बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो है ये योजना लेकर के आया गया था। उसके बाद से देखिए यहाँ पे वन वन स्टॉप सेंटर योजना 2015। ठीक है, इसमें क्या है कि हिंसा से प्रभावित महिलाओं को निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर सहायता प्रदान करना, ये इस योजना का ये सब लक्ष्य था। और प्रथम सूचना रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें एफआईआर वगैरह जो है ये सब दर्ज करने में सुविधा और सहायता करना, महिलाओं या फिर लड़कियों को यहाँ पे मनोसामाजिक सहायता और परामर्श प्रदान करना, ये योजना का ये सब मुख्य लक्ष्य था। तो इस उद्देश्य से जो है वन स्टॉप सेंटर योजना लेकर के आया गया था। फिर नारी शक्ति पुरस्कार 2016 में ये लेकर के आया गया। इसमें जो है समाज में महिलाओं का स्थान मजबूत करना, समाज में महिलाओं की प्रगति और विकास की दिशा में काम करने वाली संस्थाओं को जो है यहाँ पे सुविधा प्रदान करना। तो ये सारी योजनाओं, ये सारे उद्देश्य को जो है इस योजनाओं के अंतर्गत लेकर के आया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति 2016। ठीक है, इसमें देखिए भारत के द्वारा महत्वाकांक्षी 2030 का जो सतत विकास लक्ष्य है, एसडीजी लक्ष्य, ये आप लोगों को हमेशा जबान पे याद रहना चाहिए जितने इसके लक्ष्य हैं।
हमेशा हर जगह पे वो काम आता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि समर्थन जो है समर्थन यहाँ पे गरीबी, असमानता, महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसी ये प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके विकास की दिशा और विकास की दिशा को और बदल देगा। इस तरीके की एक मतलब ये योजना को लेकर के आया गया था। ठीक है, ये लक्ष्य को लेकर के इसमें ये जो राष्ट्रीय नीति जो है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति जो है, इस तरीके की जो है उसमें योजना किया गया था। ठीक है, कि मतलब गरीबी, असमानता, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, ये सब चीज़ों को जो है हम लोग टैकल कर पाएंगे, उससे आगे निकल पाएंगे और हम लोग जो यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य है 2023 तक, वहां तक उसके उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। इस उद्देश्य से जो है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति 2016 लेकर के आया गया था। देखिए इसमें कुछ और भी बातें। इस नीति का दृष्टिकोण एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें और जीवन के सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी के रूप में भाग लेने में सक्षम हो और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकें। इसके अलावा मिशन, नीतियों, कार्यक्रमों और प्रथाओं को विकसित करने की प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए एक प्रभावी ढांचा तैयार करना है जो परिवार, समुदाय, कार्यस्थल और शासन में महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित कर सके। तो ये सब भी इस नीति के अंतर्गत बातें कही गई हैं। देखिए महिला शक्ति केंद्र 2017 में ये लेकर के आया गया। तो महिलाओं के लिए एक ऐसा वातावरण बनाना, उन्हें जहाँ पे उन्हें स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता, शिक्षा, मार्गदर्शन, रोजगार आदि तक पहुंच हो और देश में ब्लॉक और जिला स्तर पर इन अवसरों को सुविधाजनक बनाना। देखिए मैं लगातार इतने सारी योजनाएं आपको पढ़ते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं जितना है सबको ऐसे भर दिया हूँ, ऐसे मत सोचिएगा ना। देखिए मैं बता दे रहा हूँ ये सब, मैं तो एक ऐसी मैं सोच में हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से लगेगा, आपको कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। ठीक है, कि एक ज्यादा है या 10 ज्यादा है, वो ज्यादा कौन सा सही रहेगा उस चीज को। बाकी मैं तो अपने हिसाब से सब चीज को करूंगा ही। देखिए यहाँ पे जो है इतनी सारी योजनाएं लेकर के आया हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्रश्न कोई एक जैसा नहीं बनता है, अलग अलग तरीके से महिलाओं के लिए प्रश्न बनेगा। तो जहाँ पे जो योजना आपको उस समय सुटेबल होगा, उस चीज को आप वहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं सारी चीजों को यहाँ पे रखा हूँ। एक ही जगह पे हर चीज को लिखना है ऐसा नहीं होगा ना। जहाँ पे जिसकी जरूरत रहेगी वहां पे उस योजना को आप रखेंगे, है ना। तो देखिए आगे महिला शक्ति केंद्र जो है यहाँ पे आगे देखिए, ये शायद यहाँ पे नाम हो गया है। इसी के अंतर्गत देखिए ये भी है कि महिलाओं के लिए उद्यमिता के अवसरों को ऑनलाइन सुविधाजनक बनाना और महिलाओं को ऑनलाइन बिक्री के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित करना और उन्हें एक उद्यम स्थापित करने में मदद करना। ठीक है, तो ये महिला शक्ति केंद्र के अंतर्गत ही था। और उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे महिला शक्ति केंद्र के जो प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना, ये भी एक अलग से अभी यहाँ पे लेकर के आया गया कि आर्थिक मामलों में, यहाँ पे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा 3 साल की अवधि यानी कि 2017 से 18, 2017-18 से लेकर के 19-20 के लिए मंजूरी दी गई थी। और इसमें जो है महिलाओं के लिए सुरक्षा सशक्तिकरण मिशन के तहत जो है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना के का ही एक विस्तार था ये। और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए सशक्त बनाएगी। ये योजना के बारे में बताया जा रहा है कि जिसमें उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास हो। ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचने और स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता आदि की सुविधा के लिए देश में 115 सबसे पिछड़े जिलों को जो है यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। PMMSK क्या है? यही है शॉर्ट फॉर्म। तो ये सारी बातें इसमें मैं आपको बता चुका हूँ। महिला जो है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र के अंतर्गत ये बातें कही गई। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो इस तरीके से हम लोग ने हर चीजों को इसमें देख लिया। हम लोगों का आज का जो है यहाँ पे जो मेंस का जो आंसर राइटिंग करना है वो यही प्रश्न है। यहाँ पे आप देख लीजिए प्रश्न को और इसका आंसर राइटिंग करके आप लोग
टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, देखिए एक और हो गया, एक और है ये। एक और भारत आधुनिक विकास की बात करता है, दूसरी ओर महिला और पुरुष के बीच असमानताएं लगातार बरकरार है। हालिया घटनाओं के संज्ञान में महिलाओं की स्थितियों और सरकारी प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए। 250 शब्द में आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका आंसर लिख करके आप लोग जो है टेलीग्राम में शेयर करेंगे। और देखिए सब एक दूसरे का रिव्यू करेंगे। ठीक है, जो गलत लग रहा है उसको कमेंट करके आप बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए मैं हर जगह पे उस तरीके से अवेलेबल नहीं हो सकता कि मैं लगातार हर किसी का उस तरीके से आंसर चेक कर पाऊँ। अगर मैं फ्री रहता हूँ तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन आप लोगों का वो कर्तव्य है, पहले आप लोग ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे ना। मेरा जो काम है मैं वो सारी चीज़ों को कर रहा हूँ, वो आप लोगों का काम है। एक दूसरे का कंपटीशन कीजिए ना, कि एक दूसरे हर कोई अपना आंसर लिखे, उससे बेहतर लिखने का और प्रयास करे। हाँ, एक दूसरे का आंसर चेक करो, चेक करके अगले को थोड़ा सा हिंट भी कर दो, बता दो आप कि ये चीज़ें है गलत है या फिर जो है सही है, अच्छा है हर चीज़। और आप भी उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से लिखना है ना। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से मिल करके उस टाइप से सीखेंगे आप लोग। ग्रुप बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं उसका, आप लोग यूज कीजिए उसको। चलिए लास्ट है अपने पास, और देखिए अभी जो है मैं इस बार जो है मैप का वो नहीं कर पाया ना, मैप प्रैक्टिस नहीं किया पहला, इसको आखिरी में करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सीरियस था उस टॉपिक को लेकर के। जो महिला से संबंधित जो टॉपिक्स है काफी इंपॉर्टेंट भी है ना, वो जिस तरीके से मैं मेंस का क्वेश्चन देख रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं उसमें ज्यादा सीरियस था मैं। तो चलिए आगे अब हम लोग एक और टॉपिक है यहाँ पे कि BRI, जो चीन का एक ऋण जाल, इस तरीके का टॉपिक है ये। टॉपिक कुछ नहीं, एकदम साधारण, हम लोग केवल BRI के बारे में बताना है। आप लोग लगातार हर बार आप लोग इसको कई बार पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन मैं नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा बेसिक जानकारी बस यहाँ पे देना चाहता हूँ। और चीन का यहाँ पे ऋण जाल का क्या मतलब है, देखिए जो ये कॉन्सेप्ट है ना, चीन अभी आप ज्यादातर देखेंगे, जैसे एक एकदम सामने उदाहरण है कि आप देखेंगे यहाँ पे श्रीलंका का जो पोर्ट है वहाँ पे। ठीक है, उस आप श्रीलंका का एक पोर्ट हम्बन टोटा के नाम से जाना जाता है। आपको मैं बताया था आप लोगों को जब मैं श्रीलंका के बारे में पढ़ा रहा था। तो श्रीलंका को जो चाइना है वो इतना ज्यादा उसको लोन दे दिया गया है, ऐसे स्थिति में वो लोन दे दिया है जिसके कारण से अब जो है अगला जो देश है वो उसको चुका नहीं पा रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो देश जो है ना कहीं जो है दबाव में फिर आने लगते हैं। ठीक है, तो चीन हर ज्यादातर लोग साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, और फिर उनको एक स्थिति में जब वो लोग उस तरीके से ऋण जो है चुकता नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो अपने हिसाब से दबाव बना रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी ये लेकर के चल रहा है। और ये जो BRI जो है, इस सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरे एक तरीके से जो है ना यूरोप का पूरा क्षेत्र हो गया, और इधर पूरा अफ्रीका का क्षेत्र हो गया, पूरा एशिया का क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी आप देख लेंगे, सब तरफ जो है वो जो मतलब एक तरीके से अपना बिजनेस फैलाना चाहता है, हर तरफ जो है उसका पहुंच बनना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से हर पहुंच मार्ग जो बना रहा है, हर तरफ पहुंच मार्ग बना रहा है। BRI का मेन कॉन्सेप्ट वही है, और ये जो शुरुआत किया वो 2013 में किया था। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक जो है जो चीन है वो एक आधारभूत यहाँ पे ढांचा का विकास कर रहा है, ताकि हम जो जितने मतलब चीन जो है वो हर किसी जितने जो देश हैं उन सभी से जुड़ सके, और उन सभी से जुड़ करके एक व्यापार वहाँ उन लोगों से कर सके। देखिए इसका क्या लक्ष्य है, तो चीन को यहाँ पे सड़क, रेल और जल मार्ग के माध्यम से जो है वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया को पूरा जोड़ना चाहता है। ठीक है, ताकि सभी से ये बहुत ज्यादा अपना जो बिजनेस है वो अच्छे से और बेहतर कर सके, बढ़ा सके। इसको ओबोर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से प्रीलिम्स का एक प्रश्न बन गया, एकदम आसान सा प्रश्न था, मैं अभी नहीं रखा हूँ उसको, तो बना हुआ है प्रश्न। ठीक है, ये हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग इससे सहमत नहीं है। हम लोग क्यों सहमत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इसमें बहुत ज्यादा दबाव मतलब एक तरीके से विवादित चीज है ये हमारे लिए भी, भारत के लिए। आगे मैं बताऊंगा, मैप हम लोग देखें तब। अभी देखिए यहाँ पे, तो इसके तहत जो है सड़कों का जो नेटवर्क है वो
यहाँ पे रेल मार्ग, समुद्री बंदरगाह और पावर ग्रिड आदि का निर्माण यहाँ पे किया जाना है। मतलब हर तरीके से जो पॉसिबल हो उस तरीके से वो रूट जो है वो बनाना चाह रहा है। BRI के तहत जो बेल्ट है, वो बेल्ट का मतलब है यहाँ पे सड़कों का नेटवर्क, पूरा नेटवर्क, हर तरफ से सड़क जहाँ से जो बन जाए। और रोड जो है यहाँ पे समुद्री मार्ग के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है वो। ठीक है, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, ये सब चीजें हम लोग को मेन बस यही है, वन बेल्ट रोड जो है क्या है कैसा है उतना ही समझना है। और ये भी हमारे छोटे छोटे मेंस के पॉइंट में काम आता है, अगर चीन के बारे में कुछ चीजें हम लोग लिख रहे हैं तो। मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता, ये GS पेपर 2 वाला जो है ये सब बातें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको मैप में अच्छे से समझ में आएगा कि देख रहे हैं आपकी ये वाला जो है ये पूरा चीन का क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से ये पूरा चीन का क्षेत्र है। अब जो है ये चीन जो है यहाँ पर है, लेकिन ये पूरे इधर ये पूरा यूरोप तक पहुंचने का यहाँ प्रयास कर रहा है। इधर पूरा ये यहाँ पे अफ्रीका इधर की ओर पूरा पहुंचना चाह रहा है। इधर आप देख रहे हैं कि पूरा दक्षिणी एशिया में जो है उसका प्रभाव इधर भी लगातार वो अपना बना ही रहा है ना। तो इसी को हम लोग वन बेल्ट वन रोड के नाम से या फिर यहाँ पे सॉरी देखिए यहाँ पे मतलब मैं यही बताना चाह रहा था कि ये जो अपना जल मार्ग है या फिर रोड है, ये सब जो बंदरगाह के थ्रू जो है ये सबसे जुड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, BRI जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैप में कि लगातार आप यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला जो आप देख रहे हैं रोड, ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे आप देखेंगे ये कास्कर है। ठीक है, तो ये चीन के क्षेत्र से ऐसे करके हम लोगों का पूरा भारत का एरिया देखेंगे आप। यहाँ पे मैं अगर इसको ड्रॉ करूंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि यहाँ पे जो क्षेत्र है ना ये वाला क्षेत्र है। सॉरी, थोड़ा सा बहुत मैप भी वो हो गया ना, मतलब अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप अगर देखेंगे ना तो ये वाला जो क्षेत्र आप देखते हैं ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, और इधर आप यहाँ पे आप देखेंगे ये वाले क्षेत्र में तो ये हमारे भारत का क्षेत्र है। तो ये उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो है कश्मीर ऑक्युपाइड जो ये वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे जो क्षेत्र है मतलब एक तरीके से पाकिस्तान जो है यहाँ पे उसका एक दबाव बनाते रहता है, और हमारे बीच भी विवाद है। तो लगातार जो है यहाँ पे आप जो चीन को देख रहे हैं, चीन भी यहीं से रोड निकाल रहा है, इसको चीन भी यहीं से रोड निकाल के लेकर के जा रहा है। जबकि हम लोग लगातार इसको इस चीज के बारे में भी एक विवाद चल रहा है कि यहाँ से उसको ना लेकर के जाए। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। और प्लस हम लोग जो चाइना का जो नीति है उसको भी हम लोग समझ रहे हैं, है ना, कि वो जो है किस तरीके से अपने बिजनेस के थ्रू किस तरीके से जो एक दबाव क्रिएट कर रहा है पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, उस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैप में एक चीज कीजिएगा आप लोग कभी भी अगर देखते हैं तो ये जितने भी इस तरीके जो जहाँ भी ये सब जो आप जो ये रोड है जुड़ा हुआ है तो उसको नॉर्मली देखते रहेंगे, कभी भी कम से कम आप पढ़ेंगे न्यूज वगैरह में कुछ तो ये बार बार याद रहेगा, तो आप ज्यादा अच्छे समझ में आता है, इसलिए मैं बोल रहा था। बाकी बस यही बेसिक चीजें हैं और ज्यादा कुछ हम लोग को इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है ना ये जो BRI का जो कॉन्सेप्ट है चीन का, ये 6 ऐसे इकोनॉमिक जो कॉरिडोर हैं, मतलब अलग अलग 6 प्रकार के रास्ते हैं। जैसे देखिए एक चाइना पाकिस्तान ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जैसे मैं अभी आपको जो बताया जो हमारी तरफ से जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 प्रकार का है ना। तो लगभग अगर प्रश्न नहीं आना चाहिए लेकिन आप देख लेंगे एक बार, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, और यहाँ पे जो भी बातें हैं कि जो BRI को जो है वहाँ पे सिल्क रोड यहाँ पे इकोनॉमिक बेल्ट भी और ये 21वीं सदी का जो है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट भी कहा जा रहा है यहाँ पे इसको। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताया गया, और उसके बाद से यहाँ पे जो है हम लोग जो है BRI जो इसकी परियोजना है उसमें हम लोग कोई भी भागीदार नहीं है, उसमें भाग नहीं ले रहे हैं। यही बातें हैं। और आज का जो मैप है हम लोग को मैप भी हम लोग आज देख लेते हैं। हमारा आज का मैप है नॉर्थ सी के बारे में देखना है। मैं इसको शुरुआत इसी से करता हूँ, लेकिन आज मैं नहीं कर पाया। ठीक है, आज थोड़ा माइंडसेट बहुत अलग था।
ठीक है। तो उसके बारे में देखिए, बहुत इतना ज़्यादा कोई भी चीज़ जितना इम्पोर्टेंट रहता है ना, मैं उसको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देने की कोशिश करता हूँ। वो टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं उसको कैसे समझाऊँ, क्या करूँ, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो नॉर्थ सी है, इसको अगर हम लोग मैप में देखते हैं तो सबसे मेन चीज़ हमारे लिए है हमारा यहाँ पे कि वो जो देश किससे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग फटाफट देखते हैं कि ये नॉर्वे है। नॉर्थ सी से आप उत्तरी क्षेत्र में आप देखते हैं कि ये नॉर्वे से जुड़ा हुआ है। फिर आप इधर देखते हैं, अगर इसके पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पे स्वीडन दिखेगा, फिर डेनमार्क दिखेगा, और फिर ये आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जर्मनी भी दिखता है जुड़ा हुआ। ठीक है। दक्षिणी क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है नीदरलैंड आपको दिख जाएगा। उसके बाद से ये बेल्जियम दिखेगा और फ्रांस दिखेगा। तो दक्षिणी क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि ये 3 देश जुड़े हुए हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस। ठीक है। और इसके आप पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो पूरा यूनाइटेड किंगडम जो है एक ही देश है। इधर एक देश नहीं है यहाँ पे, मतलब वो यूनाइटेड किंगडम के रूप में आप इसको पूरा देख रहे हैं। ठीक है। तो इसके पश्चिमी क्षेत्र में इस देश को देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्थ सी के बारे में अगर इतना भी हम लोग कंफर्म अच्छे से याद रखेंगे तो हम लोग प्रश्न बना सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं है, और लगातार हम लोग बार बार रिवाइज भी करते रहेंगे। ठीक है। अभी भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो ठीक है ना अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।